आपको मुझे इन द कंक्लूजन बताइए, इंडिया में क्या क्या एक्वायर्ड होने वाला है एआई इन अबाउट 2030 तक? देन थोड़ा सा रिस्की है कि बहुत सारे डेवलपर्स को जॉब फॉर श्योर अफेक्ट होगा। डेवलपर्स ही नहीं बोलूंगा मैं, बट बहुत सारे लोगों को जॉब जाएगी। और ऐसा कोई सा फील्ड आपको लगता है जिसमें एआई सबको पूरा कवर अप ही कर लेगा? हाँ, डिफेंस इंडस्ट्री में मैं सोच रहा हूँ वो चीज़। ह्यूमन बीइंग 30% और 70% आप एआई की बात कर सकते हो। जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स है इन द एजुकेशन फील्ड, इट्स नॉट बीन येट सक्सेसफुल। तो ये कंपनीज क्या करती है, बहुत सारे बाहर की कंट्रीज से बहुत सारा पैसा उठा लेते हैं। उस टेक्निकल स्टेप्स में इंडिया यूएसए ऐसा कम बन पाया। 2035 तक ना आपको सारी चीज़ें चेंज होती दिखेंगी। बट हाँ, अगेन यहाँ पे भी कुछ है चीज़ें जो आई डोंट थिंक कैमरा के सामने बोलना थोड़ा सही रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे भी कुछ अलग पॉलिटिक्स चल रहा है विद इन इंडिया। आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आप ही लोगों के लिए है। द ओनली रीज़न इज़, इस पॉडकास्ट में स्टार्टअप आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए सिर्फ कॉलेज में रह के, इसका बेस्ट आंसर आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट देंगे, बिकॉज उन्होंने भी सेम चीज़ किया था। एंड द सेकेंड स्टफ इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बट क्या उसका फ्यूचर क्या है एग्जैक्टली आप लोगों को पता है? आज उसका आंसर भी आज हमारे पॉडकास्ट में मिलेगा। एआई से कितनी जॉब जाएगी, कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर जॉब जाएगी तो कितने एक तरीके से जॉब क्रिएट भी होगी, बिकॉज एआई नीड्स अ ह्यूमन। ऑफ कोर्स ह्यूमन चला रहे हैं एआई को भी, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एआई आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सो दिस टू स्टफ्स, हमें क्यों स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए कॉलेज डेज में, अगर करना चाहिए तो क्यों, क्या रीज़न होना चाहिए, क्या रीज़न है, ये सब आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। So let's welcome our guest in our Gen Story House, Mr. किरण लिंगोजी सर। So कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ आर्यन, हाउ आर यू? आई एम टू फाइन सर। सो मुझे बताइए, आपने कॉलेज डेज में स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके थे। हाँ। क्यों स्टार्टअप करना, मतलब क्या ही ज़रूरत है? ओके आर्यन, हर एक की अपनी अपनी एक जर्नी रहती है, हर एक बिजनेस की रहती है, हर एक स्टार्टअप की रहेगी, हर एक की एक कहानी रहती है। तो मेरे भी वैसे ही कुछ है। 10th स्टैंडर्ड तक एक बहुत एवरेज स्टूडेंट, उसके बाद 10th के बाद डिप्लोमा ज्वाइन किया। डिप्लोमा में कुछ ऐसे लोग मिले जहाँ से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट मिला और शेप मिला लाइफ को। सो दैट इज़ समथिंग विच इंस्पायर मी टू स्टार्टअप। कोई भी कंपनी हो तो उसका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। तो मेरे लिए मेरे एक टीचर थे MS पटेल करके, तो शी वॉज द इंस्पिरेशन फॉर मी मेरे स्टार्टअप के लिए। उनका मतलब शी वॉज अ वाइफ ऑफ वन ऑफ द पर्सन। उनके हस्बैंड जेट किंग चलाते थे। सो जेट किंग यहाँ का बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर था नेटवर्किंग के फील्ड का। एंड उनका ऐसा था कि हर एक बच्चे को वो लोग अलग अलग प्रेजेंटेशंस, कॉम्पिटिशन इसमें जाने के लिए रेडी भी करते थे, एंड दे यूज्ड टू सेंड पीपल। तो वहाँ से कुछ चीज़ें पता चली कि बात कैसे करते हैं लोग। अभी हम लोग एक कॉलेज में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दिमाग में आता है, अरे नहीं, ये कॉलेज में हम लोग ये यहाँ तक पढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की टेक्नोलॉजी हम लोगों को पता चलती है। हमारे सारे फ्रेंड्स उसी माइंडसेट के जोन में रहेंगे। लाइक अगर सपोज़ मुझे कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ मैं, सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में एक बुक था लेटेस्ट सी करके। तो सारे लोग वो लेटेस्ट सी के ही जोन में रहेंगे क्योंकि टीचर ने वो गाइडेंस दिया है। कॉलेज के सारे लोग उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। बट अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाने की वजह से हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में गए। नॉट ओनली इन पुणे, हम लोग सोलापुर, लातूर, देन नासिक, औरंगाबाद, नगर, अलग अलग एरिया में जाके वहाँ के कॉलेजेस में भी हम लोगों ने बहुत सारा कुछ सीखा लोगों से। मतलब अलग अलग कॉलेज के अलग अलग टीचर्स, उनके अलग अलग माइंडसेट्स, तो उसकी वजह से अलग अलग टॉपिक्स, और वो प्रेजेंटेशंस में तो ऑलरेडी टॉपिक्स अलग अलग ही रहते हैं। तो वो सारा कुछ जब मर्ज हुआ तो आई फाउंड दैट कि आप जाके सीखते थे कॉलेजेस में, वेरियस कॉलेजेस? हाँ, मतलब यू नीड टू सीट देयर। लाइक आपको प्रेजेंटेशन देना भी होता था तो आप एक ही टॉपिक पे देंगे। आपने 15-20 मिनट्स का आपका प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको लगभग 100 स्टूडेंट्स को सुनना पड़ता था जो कि अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग एरियाज से आते हैं। उनके अलग अलग स्टडीज़, उनके अलग अलग रिसर्चेस, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सारा कुछ कंबाइन होता था एक ही जगह पे।
प्रेजेंटेशन या फिर कॉम्पिटिशन्स में, जैसे हमारे कॉलेजेस में रहता है ना इंजीनियरिंग कंपटीशन है कोई तो भी, ईयरली कॉम्पिटिशन्स रहते थे, नेशनल लेवल बोलते थे उसको, प्रेजेंटेशन या फिर ऐसे कुछ। तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल गया मुझे। देन वो तो मैम का इंस्पिरेशन था ही, बट देन उसके बाद जब मैं डिग्री में गया, डिप्लोमा तो ऐसा था कि मेरा इंजीनियरिंग का जो स्टडी था वो डिप्लोमा में ही कवर हो गया पूरा का पूरा, साथ लाइक सब्जेक्ट तो सेम ही थे डिप्लोमा और डिग्री के, तो वो सारा कुछ कवर हो गया। सेमेस्टर पैटर्न के बारे में पता चल गया, तो वी नो ऑल द स्टफ लाइक इंजीनियरिंग कैसे वर्क होगा, डिप्लोमा के जैसे होता है, तो थोड़ा सा ईजी हो गया स्टडी करने के लिए। इवन लाइक 1 नाइट स्टडी करके भी एक सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, सब कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे ठीक है 1-2 रात पढ़ के भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं सब्जेक्ट्स, एंड 60% का क्राइटेरिया तो है ही। तो वो तो था, तो वो हो गया। देन जब मैं इंजीनियरिंग में गया, देन माय सेकंड स्टाफ, वो सेकंड इंस्पिरेशन बने मेरे, उनका नाम तो अभी मैं ओपन नहीं करूँगा यहाँ पे, बट लाइक ही रन हिज ओन कंपनी नाउ। उन्होंने बाद में टीचिंग क्विट किया एंड ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। तो वो अलग अलग बॉट्स जो कि रोबोकॉन वगैरह में या फिर IITs में जो अलग अलग कॉम्पिटिशन होते थे, वहाँ पे वो रोबोट्स बना के लेके थे, पिक एंड प्लेस के रोबोट्स, रोड ट्रैकिंग के रोबोट्स, ऐसी चीज़ें वो बनाते थे। तो वो हमारे कॉलेज में एक अलग से डिपार्टमेंट चलाते थे, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन आई जॉइंड हिम, वहाँ से मेरा पूरा का पूरा टेक्निकल स्टफ अलग ही बन गया। मतलब मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट था, देयर आई स्टार्टेड स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें नेविगेशन के बारे में कुछ चीज़ें, अलग अलग सेंसर्स, अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स, उसकी टेक्नोलॉजी। तो पढ़ाई के साथ साथ पैरेलली वो भी चलता था। तो वो सारा कुछ होने के बाद जब मैं फाइनल ईयर, तो आई मीन 3rd ईयर में ही मुझे जॉब तो मिल गया था। लाइक एज आई सेड, जॉब का तो हो रहता है कॉलेजेस में, तो हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट तो हो गया था। आई गॉट प्लेसमेंट इन 3rd ईयर ओनली। वो ऑफर लेटर 3rd ईयर में कैसे प्लेसमेंट मिला आपको? हाँ, तो वो भी एक अलग कहानी है। लाइक नहीं वो कहानी मुझे जानना है। सो ये बात 2015 की है, जब पुणे में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इनिशिएटिव चल रहा था, मतलब गवर्नमेंट का। या तो हम लोग तब 3rd ईयर में मतलब एंटर होने वाले थे, नॉट लाइक स्टार्ट भी नहीं हुआ था, हम लोग की छुट्टियाँ चल रही थी। तो वहाँ पे एक इवेंट था हैकेथॉन करके। तो पुणे में जो परसिस्टेंट कंपनी है यहाँ पे शारदा कॉम्प्लेक्स के सामने, वहाँ पे हैकेथॉन का इवेंट था। 30 आवर्स प्रोग्राम करके आपको कुछ तो भी बनाना था, एक आइडिया। उससे पहले हम लोगों को हमारे आइडिया सबमिट करने थे वाया प्रेजेंटेशंस, PPTs बना के। तो हम लोगों ने हमारे बहुत सारे आइडियाज़ प्रेजेंट किए थे। तो तब हम लोगों ने एक आइडिया प्रपोज किया था, जहाँ पे आप यूजिंग ट्रायल इटरेशन मेथड। अभी ट्रायल इटरेशन क्या है, तो अगर आपके पास नेट नहीं है तो सिर्फ आपके मोबाइल नेटवर्क से आपकी लोकेशन मिल जाएगी, और उस हिसाब से हम लोग किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकते हैं। नॉट ओनली इंसान को, मतलब ऐसा था कि अगर मुझे कुछ कंप्लेंट लॉन्च करना है किसी एरिया का, या फिर एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि उसका इमेज निकलेगा, इमेज निकालो, क्लिक करो, चला जाएगा। वो अपने आप खुद आइडेंटिफाई करेगा कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। ये मैं समझ नहीं पाया, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड टेल यू। इससे इलैबोरेट कर सकते हैं आप? हाँ, तो AI के बारे में इसमें कुछ चीज़ें हैं। आई स्टार्ट विद दिस। तब AI इमेज प्रोसेसिंग पे थोड़ा काम कर रहा था कि किस चीज़ की इमेज है। सो AI वाज स्टार्टिंग स्टडिंग दिस थिंग। कब की बात है ये? 2015 की बात है, राइट। तो वहाँ पे सिर्फ शुरुआत हुई थी, मतलब उतना अच्छा नहीं था, बट आई हर्ड समवेयर कि ये कर सकता है इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग करके वो क्या कर रहा था कि किस चीज़ का इमेज है उतना तो आइडेंटिफाई कर सकता था। लाइक अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आई डोंट नो लाइक हाउ दे ब्लड शेड्स की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से इट यूज टू आइडेंटिफाई कि हुआ क्या है, एंड अकॉर्डिंगली ये चीज़ वो उस डिपार्टमेंट को भेजेगा, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस, हर एक चीज़ को वो कांटेक्ट कर देगा। तो उस तरीके से हम लोगों ने एक सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम बनाया था, जहाँ पे अगर इवन रोड में कुछ पॉट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ है, तो वो सारे कंप्लेंट्स हम लोग सिर्फ इमेज क्लिक करके भेज सकते थे, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उस तरीके का हम लोगों ने सर्वर भी प्लान किया था और सिस्टम भी। तो हम लोगों ने वो सिस्टम प्रपोजल पूरा को पूरा भेजा, एंड वी सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोड। तो हम लोगों ने उसको एक ऐप की तरह बनाया, एंड देन वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कंपनी इंटरेक्शन। आप ऐसे सोचोगे कि कॉलेज में रहते रहते 3rd ईयर में ही हम लोगों को IT जॉब कैसे रहते हैं, क्योंकि उनके कुछ मेंटर्स वगैरह साथ में काम कर रहे थे, तो वो लोग
30 आवर्स में बहुत सारा डिस्कशन हो गया, उन्होंने बता दिया कि कैसे रहता है, हाउ दे वर्क्स, लाइक उनका रूटीन कैसा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ही अंडरस्टूड हो गई कि अरे जॉब में ऐसा रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लोग करते हैं। इवन हम लोगों ने कॉलेज में भी नहीं सीखा था कि अभी तक जॉब के लिए कैसे अप्लाई करने हैं वगैरह वगैरह। तो वो हो गया एंड देन माई 3rd ईयर स्टार्टेड और वहाँ पे ओपन कैंपस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। तो ओपन कैंपस के यहाँ पे हम लोगों को ऐसा ही बोला गया कि आप देखो कैसे रहता है इंटरव्यूज़ वगैरह। एंड आई वेंट टू वाडिया कॉलेज जहाँ पे ओपन कैंपस का ड्राइव चल रहा था। तो वाडिया में मेरा फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो गया, मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर फर्स्ट स्टेज में हो गया एंड आई सिलेक्टेड फॉर सेंसर। तो मैंने फाइनल ईयर में किसी और कंपनी के बारे में सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, इवन लाइक मैंने कुछ स्टडी भी नहीं किया। सिलेक्शन किस बेसिस पे हो गया? मींस आपको लिया किस है? प्रोजेक्ट की बेसिस पे हो गया। प्रोजेक्ट वो जो हैकाथॉन में किया था? एक तरीका का आप ऐसे सोचो कि जो इंटरव्यूअर था उसने इवन मेरा इंग्लिश भी नहीं चेक किया। सो ही वाज लाइक कि ठीक है जो भी है, यू नो फ्यू थिंग्स, तो चलेगा हम लोगों को ऐसे। तो दैट टाइम एक चीज़ मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, आपको पूछना चाहूँगा। बहुत लोग लिटरली मैंने देखा, बहुत लोग पूछते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आते तो यू आर नथिंग। एक्चुअली ये इंजीनियरिंग में बहुत लोगों से मैंने सुना हो, मोस्ट ऑफ द 90%, इवन आर टीचर्स एंड मेंटर्स से दैट कि इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीखना ही चाहिए सबको। इंग्लिश सही में मैटर करता है प्लेसमेंट टाइम और समथिंग एल्स? हाँ, मतलब नहीं, ऐसा मैं बोलूँगा कि डिपेंड करता है आपका इंटरव्यूअर कौन है। मेरे टाइम पे मेरा इंटरव्यूअर था, ही वॉज लाइक ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स इंटरव्यूइंग में। तो मेरा मतलब वो था कि मैंने जैसे बोला कि प्रेजेंटेशंस की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था, लाइक क्लाउड डेवलपमेंट, क्लाउड के बारे में, एंड्रॉयड। वहाँ तक तब एंड्रॉयड इतना डेवलप मतलब हो रहा था, बट लाइक अभी के वर्जन्स नहीं थे, वो थोड़ा सा 4.0 वगैरह वहाँ पे होगा। तो उस तरीके के कुछ टूल्स थे। कुछ और एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशंस की वजह से मैंने स्मार्ट डस्ट टेक्नोलॉजीज़ या फिर ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ के रखी थी, हनी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब किसी भी ZigBee टेक्नोलॉजी वगैरह, तो वो सारी चीज़, हडूप, तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, फ्रेमवर्क्स के बारे में मैंने पहले से पढ़ के रखा था ड्यू टू दिस प्रेजेंटेशंस। तो नॉलेज तो था। सेकेंडली जो मैंने बोला कि मैं रोबोटिक्स में सर के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का कलेक्ट हुआ था, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, ये सारा कुछ। तो आप ऐसा सोचो कि एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो आई नो बोथ। तो हाँ, तो वो सिलेक्शन हो गया, उसी बेसिस पे हो गया। एंड मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने पर्सिस्टेंट में हम लोगों ने किया था, तो उस बेसिस पे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, जो बिकॉज आई वाज लीडिंग दैट टीम, 6 पीपल टीम था, तो वो लीड कर रहा था, तो हो गया लकीली। तो सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ, अगर किसी को 3rd ईयर में प्लेसमेंट चाहिए तो द फर्स्ट थिंग उनको प्रोजेक्ट्स बहुत सारे करने चाहिए, हैकाथॉन, प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो स्टफ्स और अदर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इन द कंक्लूजन, एम आई राइट और यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, आप सही बोल रहे हो, बट देखो मैं आपको और एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे कैसे है अभी, लाइक इन माई स्टार्टअप ब्लैक बॉक्स सॉल्यूशंस हम लोगों ने शुरू किया, तो हम लोगों ने पहली चीज़ फोकस इसी पे की है कि स्टूडेंट्स को 3rd ईयर और फाइनल ईयर के स्टेज में ही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो हम लोगों ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो हमारा प्रोग्राम भी है इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का। तो हम लोग अलग अलग चीज़ों पे, एक तो है SLV पे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, उस पे है, और फिर हमारे कंप्यूटर्स के कुछ टॉपिक्स है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के बेसिस पे है। तो हम लोग स्टूडेंट्स को यहाँ से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो लोग इंटर्नशिप में आए, हमारे ज्वाइन करें, उनको हम लोग सिखाएंगे लाइक व्हाट दे नीड टू डू, हाउ इट वर्क्स, प्रोजेक्ट्स क्या है। हम इज अ काइंड ऑफ मेंटरशिप, राइट? या थोड़ा सा अलग है, फ्री नहीं दे रहे हम लोग, बिकॉज दैट इज समथिंग विच शुड नॉट बी फ्री। सो वो थोड़ा है जो नॉलेज। हाउ मच इट कॉस्ट? 2000 नॉट दैट मच, लाइक वो थोड़ा कम ही रखा है, बिकॉज वी जस्ट वांट स्टूडेंट्स टू एंगेज विद अस। हम लोग ये नहीं चाहते कि पैसों की वजह से किसी का छूट जाए, ऐसा नहीं। अगर हम लोगों को लगा अरे नहीं सच में प्रॉब्लम है, तो वी कैन अलाउ हिम लाइक फ्रीली ज्वाइन करो करके, ऐसे। बट नॉट ऑल ऑफ देम, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको सिर्फ लेटर चाहिए, ऑफर लेटर चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर या फिर इंटर्नशिप लेटर चाहिए, कॉलेजेस की डिमांड है या फिर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो उस हिसाब से भी कुछ लोग सिर्फ चाहिए लेटर इसलिए भी कर रहे हैं। तो या तो वी डोंट वांट दैट। हम लोगों को कुछ लोग भी चाहिए हमारे जॉब के लिए, तो हम लोग उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे इन आवर कंपनी कंटिन्यूसली आगे। तो ये हमारा प्लान भी है, हम लोगों ने कुछ ऑफर करने का भी जनवरी से हम लोगों ने प्लान भी किया है उसे अकॉर्डिंगली। बट हाँ, उसका मतलब रीज़न यही है कि पहले जो हमारा सिलेबस स्ट्रक्चर था ना, तो वहाँ पे ऐसा था कि आपको कॉम्पिटिशन्स में जाके बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी,
अभी मैं रिसेंटली मतलब मैं अभी भी कॉलेजेस के कॉन्टेक्ट्स में हूँ, तो मैं लोगों से बात करता हूँ ना, तो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा ये नहीं रह गए, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप अगर देखोगे ना तो प्रेजेंटेशंस में जाने के लिए बहुत कम लोग हैं जो अभी हम लोग, मैंने जैसे बोला कि मैं पुणे से औरंगाबाद लातूर वगैरह जाता था 300-400 किलोमीटर्स के आसपास, तो वो लोग अभी नहीं जा रहे, जाते ही नहीं है। ठीक है, पास में है तो चलेगा, आज के दिन करूँगा चलेगा। तो आप देखोगे क्लास में भी अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो शायद ट्राई करेंगे उस मीन्स बाहर जाके प्रेजेंटेशन देना। हाँ, मतलब दूसरे कॉलेजेस में जाके, कॉलेजेस में ही जाना है। इवन लाइक आप ऐसे सोचोगे कि मैं अभी सपोज JSPM में पढ़ रहा हूँ, आप MIT में पढ़ रहे हो, तो मैं JSPM से MIT में अगर इवेंट है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, आई प्रेजेंट माई सेल्फ, वो प्रेजेंटेशन दूंगा, अगर कुछ मतलब जीत गया अवार्ड वगैरह तो लेके घर आ जाऊँगा, ख़त्म। सो ये स्टोरी बट हो नहीं रहा, प्रैक्टिकली बहुत कम हो गया। हमारे यहाँ पे कैसे था तब, मोबाइल फ़ोन, इवन बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल होने को है, लाइक 15 की मैं बात कर रहा हूँ, 14-15 की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे स्टूडेंट्स के पास इतने फ़ोन्स भी नहीं थे, एंड्रॉयड चल रहा था थोड़ा सा, व्हाट्सअप वगैरह इतना ही था, तो वो लोग जाते थे, लाइक वो खुद से कर रहे थे वो काम। और वही लोग अभी हमारे देखोगे ना तो IT का पूरा बेस उन्हीं पे है, क्योंकि वही लोग एम्प्लॉयज़ है कंपनीज़ के। 10 साल के ही पास आउट बैचेस है ना जो अभी काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा देखोगे तो थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है ना, तो बच्चों को लग रहा है कि नॉलेज हम लोगों को ऊपर ही मिल जाएगा, लाइक क्यों जाना है ऐसे। ऊपर मतलब देखो, मैं अगर आज मैंने 2-3 दिन पहले एक टूल सीखा था, bolt.ai। हाँ, मैं आपको अभी डेमो नहीं दिखा सकता, एक सिंपल चीज़ है, सिर्फ आप वहाँ पे ना आप एक कमेंट, आपको सपोज मुझे, हाँ ये सिटी गॉसिप लिखा है राइट, तो सिटी गॉसिप पे आपको एक वेबसाइट बनानी, कोई भी नहीं, एक वर्ड है सिर्फ सिटी गॉसिप। आप सिर्फ वहाँ पे टाइप करो क्रिएट अ वेबसाइट फॉर सिटी गॉसिप, आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है उसकी डिटेल्स डाल दो, इट विल क्रिएट वेबसाइट विथ इमेजेस विथ लेटेस्ट कोड्स। वो पूरा का पूरा कोड बना के आपको डाउनलोडेबल कोड अवेलेबल करके देगा जिप फाइल के अंदर या फिर फोल्डर के अंदर, इमेजेस वगैरह सबके साथ। विद इन 2 मिनट में वेबसाइट बन गई फिर तो। हाँ, नथिंग टू डू, लाइक आपको कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन लिखो, काम खत्म। हाँ ओके, बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट हमें, नॉट ओनली वेबसाइट, वो एप्लीकेशंस भी बनाता है, वो पूरा का पूरा कोड जनरेट करके देगा आपको विथ रूल्स। ऐसा भी नहीं है लाइक मैं अगर उसको बोलूँगा एक्सेप्शन हैंडलिंग या जो बाकी चीज़ें टेक्निकल रहेंगी ना, वो सारा ऐड करके भी दे दो तो वो करके देगा मुझे पूरा का पूरा। कि दैट्स रियली फैंटास्टिक। बट सो आप कहना क्या चाहते हैं, AI इंसानों को क्रिएटिव बना रहा है या एक तरीके का लेजीनेस तरीका हो रहा है? दोनों भी चीज़ें हैं। जो जिसको क्रिएटिव, जिसका माइंडसेट क्रिएटिव है ना, मुझे सपोज मैं जैसे बोला कि कॉलेज में स्टार्टअप, तो तब था कि दिमाग में करना है, इसलिए सीखा। पर अभी के बच्चों में ऐसा है कि मिल रहा है ना तो चलो यही यूज़ कर लेते हैं। अब मैं समझा, ऊपर से ये टाइम कंज्यूमिंग कम है, जल्दी से बना के दिखा देते हैं। तो उतना ही नहीं है, PPTs बन रहे हैं, आपको जो चाहिए वो लेटर हेड्स लो, कुछ भी लो, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दो, इट विल क्रिएट एवरीथिंग फॉर यू कोड के साथ। आपको क्या लगता है, ऑनलाइन एजुकेशन लिया जा सकता है क्या? वो इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है? इंटरैक्टिव तो है, आपने बायजूस देखा है, बहुत बड़ा हुआ देन कोलैप्स हुआ, बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली बायजूस ही नहीं, लेट मी टेल यू, जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स है इन द एजुकेशन फील्ड, इट्स नॉट बीन येट एक्चुअली यू कैन से सक्सेसफुल इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट कस्टमर बेस एक्वायर करने में ऑफकोर्स सक्सेसफुल है बायजूस, और भी बहुत सारे, वेदांता एंड एवरी स्टॉक। बट द थिंग इज, अगर रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो इवन सक्सेसफुल कंपनीज नहीं है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, दे हैव नॉट जनरेटेड सो मच ऑफ द रेवेन्यू सो दे कैन रन द कंपनी। सबसे, हाँ, तो इसके बारे में बात करता हूँ मैं। हुआ क्या, जब इन लोगों ने कंपनी चलाना स्टार्ट किया ना, शुरुआत में उनको कस्टमर बेस मिलता रहा, उनको पैरेलली, हम लोगों को पता नहीं होगा, जो हम लोग बाहर से देखते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी भी नहीं, हम लोग बहुत बाहर से उनको देखते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं होता कि कंपनीज़ को कहाँ से फंडिंग आ रही है, स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिल रही है, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं कंपनीज़ को। तो ये कंपनीज़ क्या करती है, बहुत सारे बाहर की कंट्रीज से बहुत सारा पैसा उठा लेते हैं, कुछ शेयर्स देके या फिर आप बोलो कि उनसे ये इन्वेस्टमेंट्स लेके ये लोग चलाते हैं कंपनीज़ को। तो दिस इज़ द मेन फैक्टर जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे। होता क्या है देखो, और हाँ, इनको इन्वेस्ट करने वाले सारे क्लाइंट्स मोस्टली आपको US से मिलेंगे। ये जो एजुकेशन स्टार्टअप्स है, हमारे जो इंडियन एजुकेशन स्टार्टअप्स है, उनको फंड्स मोस्टली 90% फंड्स यू विल गेट इट फ्रॉम US। ये बात हुई ना, मुझे ये बताइए।
वो है क्या, तो क्या हो रहा है, मैंने उस पर बहुत सारा स्टडी भी किया रिसेंटली, कुछ AI की चीज़ें यूज़ करके भी देखा। सपोज मैं गूगल हूँ, मेरा एक कंट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, मेरा सारा कुछ वहाँ पे है। US है फॉर एग्जांपल, US में गूगल का सारा कुछ है। वो उतना ही नहीं करते, वो गवर्नमेंट के सैटेलाइट्स में भी हाथ डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ऊपर आने की कोशिश करता है ना, तो ऐसी कंपनीज उसको थोड़ा सा आप ऐसे बोलो कि उसको आने नहीं देती है, ऊपर नहीं आने देंगे, एक्वायर कर लेंगे या फिर कुछ और स्ट्रैटेजी में फंसा देंगे। तो वो क्या, उनके कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जैसे कि गूगल मीटिंग है या फिर गूगल क्लासरूम्स है। तो अगर आप ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स को ऊपर मतलब दूसरे कंपनीज को अगर ऊपर आने, लेट्स टेक द एग्जांपल जूम, गूगल मीट। जूम भी कहाँ का है, इंडियन थोड़ी है। हाँ, USA। हाँ, तो वो वहाँ पे चल रहा था ना। कंट्रीज पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है ना यहाँ पे। ओके, नाउ आई एम गेटिंग यू। हाँ, हम लोग इंडियन हैं। आपने ऐप का भी देखा है ना, प्ले स्टोर पे कुछ ऐप डालने नहीं दे रहे थे थोड़े दिन पहले, बहुत सारे ऐप्स को निकाल रहे थे, इंडियन ऐप्स को बैन कर रहे थे प्ले स्टोर से। एब्सोल्युटली करेक्ट। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ गया, उसके वजह से बच गया, वरना वो भी रह जाता था। तो उस तरीके से कुछ है चीज़ें जो वहाँ तक भी है। एवरीवेयर इट कम्स, लाइक आप किसी भी बिजनेस में जाओगे तो पॉलिटिक्स तो आ जाता है, बट कौन से स्टेज का पॉलिटिक्स है वो थोड़ा अलग है सिनारियो। तो हाँ, मैं वही देख रहा हूँ अभी के सिनारियो में ये है कि मुझे लगता है ऐसा कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जो है ना, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको US कंपनीज़ का दिखेगा, US के जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज है उनका दिखेगा, और वहाँ से ही उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करके ज़्यादा परसेंटेज पे डिमांड करके इन कंपनीज़ को फंसाया जा रहा है। इवन बायजूस के साथ वही हुआ। किस तरीके से फंसाया जा रहा है? आप देखोगे ना, अगर सपोज, हाँ चलो बायजूस की बात कर लेते हैं। बायजूस के पास इन्वेस्टर्स कौन थे? US के थे। बायजूस के इन्वेस्टर्स ने क्या किया, अभी बायजूस कोलैप्स हो रहा था ना, तो इन्वेस्टर का काम इतना ही नहीं रहता कि कंपनी जब कोलैप्स हो रही है तो आपको CEO को हटा के कोई और बोर्ड मेंबर बिठा के आपको बिजनेस को ऊपर लेना होता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बायजूस के बारे में देखोगे तो हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। CEO वही है। CEO के पास इतना प्रेशर डाला उन्होंने कि CEO को रिटर्न करने को बोल रहे थे, उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, सारा कुछ कर दिया, एंड देन ही वेंट टू लाइक आई थिंक मिडिल ईस्ट में कहीं पे सेटल हो गया वो बंदा, एंड लाइक वो बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इवेंचुअली उसी पे आ गया ना, CEO पे आ गया। बट सपोज उनको अगर पहले से पता है कि कंपनी कोलैप्स कर रही है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दे नीड टू थिंक लाइक अगर हाँ हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, लेट स्टार्ट विद सम अदर प्लान्स। अगर इंडिया में वर्कआउट नहीं हो रहा, किसी और कंट्रीज में उस बिजनेस को स्प्रेड कर दो, चल जाएगा ना। बिल्कुल सही। नहीं चल सकता था, पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंपनीज नहीं कर सकते थे। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं अपने पैसों के बारे में सोचूंगा ना। सपोज मैंने कहीं पे 10 लाख लगाया है और मुझे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन 15 लाख है, सपोज बहुत कम बोल रहा हूँ, बट 15 लाख के एक्सपेक्टेशन है मेरे, तो आई विल थिंक अबाउट द 10 lakhs। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं कोशिश करूंगा कि चलो ठीक है 15 नहीं, मुझे 12-13 ही मिल जाए। आई विल हेल्प हिम अबाउट लाइक मैं कुछ और 50,000 उसको दे दूंगा, उसको कहीं पे और खड़ा कर दूंगा कंपनी। एग्जैक्टली बायजूस के साथ क्या हुआ? वही हुआ ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो लोग सिर्फ पैसे लगा के साइड में हट गए, और बाद में मांगने का वक्त आ गया तो मांगने आ गए बस। ओके, एंड देन जो CEO था वो अपना एसेट्स बेच के उसको दे हैव रिटर्न द मनी, राइट? इन दिस उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, अभी भी सारे रिटर्न्स नहीं हुए, उन्होंने केसेस करके रखे हैं उस बंदे पे। सर मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि AI एक तरीके से आ रहा है। एब्सोल्युटली, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। द थिंग इज, जो AI आ रहा है लाइक ChatGPT टूल और मिड जर्नी, ये सब चीज़ें हमें यूज़फुल तो हो रही है एज अ यूज़र, बट क्या वो जॉब सही में लेके जाएगा इन सच अ वे? वो पर्सपेक्टिव से सोच के बताइए। हाँ, तो देखो AI हम लोग 2 तरीके से यूज़ करते हैं। हम लोग AI को एज अ सर्विस यूज़ करेंगे तो AI हम लोगों के साथ चलेगा, बट अगर हम लोग पूरा का पूरा AI पे डिपेंडेंट एज अ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना, तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क इन द मार्केट। मतलब जॉब्स, जिसकी जॉब्स है ना उसके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। एज अ प्रोडक्ट अगर AI काम करेगा तो जैसे कि मैंने आपको बोल्ट के बारे में बताया थोड़ी देर पहले, तो इट विल क्रिएट अ कोड, आपको पूरा का पूरा कोड बना के दे देगा आपको, एज अ वेबसाइट का कोड हो या फिर किसी और चीज़ का। तो अगर ऐसा कुछ, विल इट अफेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? हाँ, अब डेफिनेटली, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये सारा कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उनको, डेवलपर्स को करेगा। आई विल नॉट से डायरेक्टली, बहुत सारे बड़े पोजीशंस पे बैठे उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। डेवलपर्स को कर रहा है, ओके। डेवलपर के लिए है रिस्की, और जो लोग स्पेशली मैं आपको बोलूँगा कैसे होता है कि आप जब 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस हो जाता है ना जॉब में,
तो एक चीज़ है कि आपको अगर आप अच्छे पोजीशन पे नहीं हो ना तो आपका जॉब खतरे में चला जाता है, क्योंकि कंपनी इतना हाई पे नहीं करना चाहती और आपको एक तो कम पैकेज लेके हैप्पी रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेरा 10 भी है या 15 एक्सपीरियंस भी तो भी ठीक है, मैं अगर पोजीशन पे लीड वगैरह नहीं हूँ तो इट्स ओके कि मैं आपको डेवलपर का ही काम करूँगा और कम पैकेज में करूँगा, क्योंकि अगर हायर पैकेज की डिमांड करेंगे तो दे विल लाइक वो सोचेंगे कि अरे ठीक है, इसको 40 लाख देने से अच्छा है मैं 5-5 लाख के 8 बंदे उठा के लाऊँ और 8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दूँ। इस तरीके से वो सोचते हैं। तो ये चीज़ है, बिकॉज दे नीड 1 मेंटर ओनली। लाइक वो लोग एक सीनियर बंदे को रखेंगे, ही विल गाइड लाइक 8 पीपल और वो सिखा देगा नीचे के लोगों को कि क्या क्या करना है। सो नीचे के लोग हैं उनको कम कर देंगे, ऊपर की क्रीम को कम कर देंगे ना। व्हाट आई एम सेइंग कि जिसको 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो उसके पैकेज एक्सपेक्टेशन हाई रहेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो लोग उन लोगों को कम कर देंगे अगर वो अच्छे पोजीशन पे नहीं है। नाउ आई एम गेटिंग यू, फाइन। वो एक चीज़ है जो इम्पैक्ट कर रही है, तो वो है जॉब में पहले से है, बट AI की वजह से और भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बच्चे जो आ रहे हैं ना अभी मार्केट में, जो भी लोग पढ़ाई करके आ रहे हैं ना, तो उन लोगों का कैसा है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, कहाँ से तो भी कोर्स कंप्लीट कर लिया तो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है ना। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको क्या है कि जॉब में ही इतना बिजी रहता है कि उनको एक्स्ट्रा कोर्स करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, तो दे आर लैकिंग इन दिस थिंग। लाइक उनको ChatGPT ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, या फिर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो AI के हैं तो उनको उतना डिटेल में नहीं पता, या फिर हैंडी नहीं है। ये कैसे कि न्यू जनरेशन का क्या है कि वो लोग खुद पढ़ के भी आ रहे हैं, उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, अरे AI के बारे में भी थोड़ा नॉलेज है, वो कलेक्ट करके आ रहे हैं नॉलेज, क्योंकि कॉलेजेस में भी सिलेबस अपग्रेड हो गया है। राइट। तो कंपनीज को रेडीमेड मिल रहा है अच्छे और कम पैकेजेस में। ज़्यादा भी देना नहीं है ना, आपको 4-5 लाख दे के नौकरी देनी है सिर्फ। अरे लोग फ्री में इंटर्नशिप करने के लिए भी फिर वो तैयार हो जा रहे हैं। इवन दिस इज अ करंट। राइट, तो ये है सिनारियो। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इट इज अफेक्टिंग डेवलपर्स, मोस्टली डेवलपर्स को, और ज़्यादा करेगा। कितना % अफेक्ट करेगा बाय 2030? लेट्स टेक द अप्रॉक्स प्रोजेक्शन। मैं आपको 30 तक का नहीं, 27 तक का। हाँ जी बिल्कुल। तो देखो अभी 2-3 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है। आप ऐसा कंसिडर करो कि ये जो काउंट है 3 प्लेटफॉर्म का, 2027 तक ये कम से कम 15 प्लेटफॉर्म्स हो जाएगा। तो इट विल अफेक्ट अराउंड, अगर हम इंडिया के भी अगर बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है लाइक आने के 27 तक शायद 10 लाख डेवलपर्स की जॉब रिस्क में है, कम ज़्यादा। ये सिर्फ 2027 तक बता रहे हैं पोजीशंस के बोल रहा हूँ मैं कि हाँ। तो वो किस किस कंपनीज के हैं वो तो अलग बात है, बट यस इट इज़ इन रिस्क अगर वो खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो। ओके, लोग कहते हैं कि AI 100% एक्यूरेट नहीं है, राइट? हाँ। सो आर यू थिंकिंग लाइक द ड्राइवरलेस कार्स विल बी सेफ फॉर अस? इंडिया की सिचुएशन देख के थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट हाँ, ट्राई तो कर सकते। ड्राइवरलेस नहीं बोलूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि वी हैव अनदर स्टार्टअप इन डिफेंस थिंग। तो वो चीज़ है जहाँ पे हम लोग कुछ और भी चीज़ें सुनते हैं, जैसे कि फ्लाइंग कार है। तो वैसी चीज़ों के लिए ठीक है, हम लोग यही बात कर सकते हैं AI है। लाइक वो प्लेन्स को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, थोड़ा मिड स्केल अगर हम लोग जर्नी टाइप कुछ सोचेंगे ना तो वो वहाँ तक जाएगा। ड्राइवरलेस कार ऑन इंडियन रोड इज़ वेरी रिस्की, मतलब चैलेंजिंग ही है। इवन कंप्यूटर्स को भी समझ में नहीं आएगा कि रूल कौन फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो दैट इज़ समथिंग, सबके पास होगा तो अलग बात है, वो रूल के हिसाब से चलेगा। बट एक तो है कि महंगी टेक्नोलॉजी है, हर कोई अफोर्ड नहीं करेगा। कंपलसरी इलेक्ट्रिक चाहिए आपको, पेट्रोल डीजल का कोई चांस ही नहीं, फिर पेट्रोल डीजल भरने का भी कोई चांस नहीं, चार्जिंग पे चलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सोचेंगे तो इंडियन रोड पे थोड़ा सा बहुत रिस्की है। 50% तो श्योर नहीं हो इस बारे में कि क्या होगा। तो ठीक है, आपको कभी कुछ ऐसा लगता है कि AI उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कभी जा ही नहीं पाएगा? ऐसा कोई सी कैटेगरी है? लाइक अभी तो AI बहुत जगह है, ऐसी एक कैटेगरी का नाम बताइए जिसमें AI मतलब माइनिंग फील्ड। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? माइनिंग फील्ड क्या है, वहाँ पे आपको मशीनरी जा सकती है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। माइनिंग फील्ड में सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि अभी देखो हम लोग बहुत सारी, आपने रिसेंटली सुना होगा कुछ लोग फंसे थे, 40+ लोग फंसे थे टनल के अंदर। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद उनको निकालने के लिए 10-15 दिन का टाइम लग गया, 15 दिन 17 दिन कुछ लगे। तो ये सोचो कि अगर AI भी रहेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा उस चीज़ में। सो जहाँ पे मैनुअल वर्क है या फिर इंसानों का काम है वहाँ पे करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क की जो चीज़ आती है ना तो वहाँ पे वो लोग ही चाहिए। ठीक है, और ऐसा कोई सा फील्ड आपको लगता है, ऐसी फिर से एक वन कैटेगरी बताइए जिसमें
AI सबको पूरा कवर अप ही कर लेगा, लाइक उसमें ह्यूमंस की ज़रूरत लाइक 10% होगी एंड 90% पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय AI। हाँ, डिफेंस इंडस्ट्री में मैं सोच रहा हूँ वो चीज़। डिफेंस कैसे पॉसिबल है? देखो कैसे, नॉट 10% एज सच, बट हाँ 30% तक हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ मतलब ह्यूमन बींग्स 30% और 70% आप AI की बात कर सकते हो वहाँ पे। कैसे AI मतलब AI नहीं, बट यस AI कंट्रोल मशीनरीज की बात कर सकते हैं हम लोग। मोस्टली डिफेंस में क्या होगा कि देखो 30% पीपल तो ऑपरेट करने के लिए, या फिर अभी हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि इंडियन आर्मी 13-14 लाख के आसपास है, और हमारा टोटली इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अराउंड हमारे पास 45 लाख के आसपास है, पुलिस फोर्स वगैरह सब मिला के। कम ज़्यादा होगा बट 45 लाख इज लाइक काउंट जो मुझे पता है। हाँ, लेट्स टेक द अप्रॉक्स, नो वरीज। तो इतने सारे लोग होने के बाद हमारी जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है उसके हिसाब से हम लोग 10% भी नहीं है, ये लोग जो है 45 लाख। तो हाँ, जो वो बाकी का जो 10% के लिए जो गैप चाहिए ना हम लोगों को, तो वो मशीनरीज और AI फिल कर सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, 45 लाख ही रहेगा हमारा काउंट, और उसके साइड में जो हम लोग उनको बना के देंगे ना अलग से AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स का रहेगा, दैट विल हेल्प देम। तो वो चीज़ हो सकती है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे अभी, मैंने एक ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था जहाँ पे ईरान में इसराइल ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। तो एक साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हिट करने के लिए, किल करने के लिए, तो दे यूज्ड AI गन। तो उन्होंने AI कंट्रोल्ड गन बनाई थी, जिसने मतलब कुछ और ही लेवल पे उस ऑपरेशन को लेके गए वो लोग। तो वो चीज़ें हैं जो डिफेंस में हम लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि हर एक की लाइफ इंपॉर्टेंट है। हम लोग कंट्री के लिए कुछ करते तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सोल्जर्स है, पुलिस है, जो भी डिपार्टमेंट है। सो अब AI रोबोट अटैक करने गए तो क्या लगता है आपको? अटैक, मैं हर बार अटैक की बात नहीं करूंगा। देखो अभी तो ज़रूरत भी नहीं है, मिसाइल्स इतने पावरफुल है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन बॉट भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, मिसाइल खुद जाके गिर जाता है। तो अटैकिंग मैकेनिज्म तो है, वो बात नहीं है। बट हम लोग नॉर्मली भी अगर डिफेंस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स के जो F-16 वगैरह है ना, उसमें कैसा है कि जो हेलमेट होगा वो हेलमेट रीड्स द पायलट्स माइंड से, तो वो उसके माइंड के ऑर्डर पे ही चलता है। जैसे ये फैंटास्टिक है। हाँ, तो वो डेवलप कर रहे हैं उस चीज़ को, तो कि वो उसके दिमाग के इसमें ही चलता है। उसने जहाँ पे फायर करने को बोला वो खुद से फायर कर देगा, ऑडियो कंट्रोल्ड है या फिर वो न्यूरोलॉजिकली कुछ करता है। तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे लगता है कि मुझे डिफेंस में 70% अगर हम लोग इक्विपमेंट देंगे हमारे कंट्री को, जो डिफेंस के लोग हैं उनको, और 30% तो वो लोग ऑलरेडी, 30 भी नहीं है एक्चुअली, वो बहुत कम है अगर हमारा टोटल पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो, फिर भी हाँ, तो उन लोगों की लाइफ बच सकती है या फिर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बॉम्ब डिटेक्शन का चीज़ है, तो अभी हम लोग डॉग स्क्वाड वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर सिटी में कुछ इमरजेंसी आ गई, बॉम्ब वगैरह का बैग वगैरह चेक करना है, तो उस सिनेरियो में हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हाँ कुछ डॉग को भी नहीं भेजना, उसकी भी जान है, तो लेट्स सेंड अ रोबोट। सो ये सब पर्टिकुलर थिंग्स में, ये पर्टिकुलर सिचुएशंस में AI का बहुत यूज़फुल होगा। हाँ। तो अगर मैं आपको कहूँ, लेट्स टेक द एग्जांपल, ये AI रोबोट है और आपको सर्जरी करानी हो, सो और इधर एक ह्यूमन है, सो किसको आप चूज़ करना चाहेंगे सर्जरी के लिए? AI रोबोट, ये ट्रेंड वाला मॉडल, और अदर द ह्यूमन? I'll prefer human for now. For now, okay. मतलब कैसा है कि देखो, ऑपरेशन जो चीज़ है, हाँ यहाँ पे भी कुछ बात कर सकते हैं कि ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रन टाइम में कुछ भी हो सकता है। हर एक की एवरीथिंग इज, हर एक की बॉडी अलग अलग है, उसके फ्लोज अलग है ब्लड के। तो प्रॉब्लम है कि इवन लाइक एज आई सेड कि मैं हम लोग डॉक्टर्स के कुछ वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं, तो ही इज़ प्रॉपरली सर्जन, आई मीन ही इज़ अ सर्जन। तो वो मैंने देखा है, ही सेड कि कभी कभी कुछ नसें ऐसे होती है जो ऑपरेशन के वक्त ही फट जाते हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड लाइक कैसे होगा, क्यों फटा, क्या होगा। तो ये रन टाइम में एनालाइज करने की चीज़ें नहीं है। लाइक अगर आप AI लगाओगे तो वो एनालाइज करते बैठ जाएगा, एंड देन लाइक हाउ टू ऑपरेट वो सोचता रह जाएगा, यहाँ तक कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद उसकी डेथ भी हो जाएगी, तो क्या करेंगे। तो हाँ, ये मेडिकल फील्ड है जहाँ पे भी हम लोग शायद रिप्लेस नहीं कर पाए, बट हाँ कर पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ों में है AI, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहा है, जहाँ पे बॉडी स्कैनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे AI आ गया है। सेकेंडली, आपके अगर सपोज थॉट प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कहीं से, तो देन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को फ्लो में हेल्प कर देते हैं, और फिर हम लोग सोचना अच्छे से चल जाता है।
तो हाफ ह्यूमन ब्रेन और हाफ एआई ब्रेन ऐसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हो रही है अभी। सो आपको क्या लगता है इन द कंक्लूजन, मुझे बताइए, ये एआई मार्केट जितना मैंने रिसर्च किया था, इट्स अबाउट $407 बिलियन, विल बी $407 बिलियन बाय 2027, दिस पर्टिकुलर एआई मार्केट। आपको मुझे इन द कंक्लूजन बताइए, इंडिया में क्या क्या एक्वायर्ड होने वाला है एआई से इन अबाउट 2030 तक इंडिया में? ओके, बहुत पहली चीज़ मैंने जैसे आरपीए के बारे में बताया, तो वो चीज़ अभी तक हमारे यहाँ पे ज़्यादा आई नहीं है मार्केट में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो धीरे धीरे ये चीज़ आएगी। देन ऑटोमेशन तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेशन के अंदर ऑलरेडी एआई की सर्विस है, तो आई विल नॉट से प्रोडक्ट, हम लोग एआई को एज अ सर्विस यूज़ करेंगे इंडिया में 2017 तक या फिर 30 तक भी आप बोलोगे, तो हम लोग सर्विस यूज़ करेंगे एआई को, नॉट एज अ प्रोडक्ट, तो वो तो है। बट हाँ, अगर कुछ कंपनीज, बहुत बड़े टेक जाइंट्स भी है हमारे यहाँ पे, तो अगर वो कंपनी सोचेंगे कि चलो ठीक है हम लोग डेवलपर्स को कुछ कम कर देते हैं और फिर हम लोग अगर वही प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, देन थोड़ा सा रिस्की है कि बहुत सारे डेवलपर्स को जॉब फॉर श्योर अफेक्ट होगा। डेवलपर्स ही नहीं बोलूँगा मैं, बट बहुत सारे लोगों को ही जॉब जाएगी, नॉट ओनली लाइक डेवलपर्स। ऑटोमेशन की वजह से जो मैन्युअली जिनका काम है वहाँ पे इफेक्ट होगा, तो उनके जॉब्स को रिस्क में है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोगों का मार्केट अभी, और वैसे भी डाउनफॉल लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली हायरिंग्स, फ्रेशर हायरिंग्स तो बहुत ही कम हो गई है, मतलब आई एम नॉट श्योर वाई, क्यों क्या है, बट कम तो हो गए हैं। द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट कहा था, द सेम थिंग, अगर इंडियन स्टूडेंट है उसे स्टार्टअप स्टार्ट करना अपने कॉलेज डेज में, तो उसे क्या पता होना चाहिए? इन द कंक्लूजन विद इन 2 मिनट्स आप बताइए। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग, टेक्निकल चीज़, जो उसको जो भी चीज़, मतलब नॉट ओनली अभी हम लोग इंजीनियरिंग में है तो हमारा बैकग्राउंड के हिसाब से हम लोगों ने किया सॉफ्टवेयर का, बट जिस भी बैकग्राउंड में है या फिर उसे लगता है कि उसी में उसको करना है चालू, तो उसका नॉलेज चाहिए, पहली चीज़ टेक्निकल नॉलेज। सेकेंडली डॉक्यूमेंटेशन तो आपको अभी मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, बट स्टिल आपको किसी से मिलना है, आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए, जहाँ पे आपके टीम में आपको जो गवर्नमेंट साइड से, मतलब लीगल टीम चाहिए आपको, जो गवर्नमेंट साइड से बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर देंगे। सेकेंडली आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कुछ सीए या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स चाहिए। थर्ड, नॉलेज का तो हो गया, बट हाँ नॉलेज भी कंसिडर कर रहे थे, थर्ड पॉइंट। फोर्थ थिंग इज़ आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन चाहिए। हाँ, और एक चीज़ है जो आपको चाहिए, फंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है। के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स होते तो फंड्स मोस्टली नहीं होते। Exactly. तो अगर फंड्स नहीं है आपके पास, तो आपके पास प्रोडक्ट की आइडियाज़ अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे आप उस आइडिया को कहीं पे इन्वेस्टर समिट्स में या फिर कहीं पे प्रेजेंट कर सको। और आपको थोड़ा सा एक अप्रोच भी चाहिए कि अरे ठीक है मेरी आइडिया है तो मैं उसको डेवलप भी करूँगा। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो ना, तो आपको ये बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी ना आपके पास। तो इफ़ यू हैव प्रोडक्ट और आइडिया, और उस आइडिया को प्रोडक्ट में बनाने की आपकी कैपेसिटी है इंडिविजुअल लेवल पे, तो आप उसको लेके जाके डायरेक्टली इन्वेस्टर समिट में जाके रखो, और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लाइक स्टार्टअप इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो इन्वेस्टर समिट विल हेल्प यू आउट कि वो उसको इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो वो चीज़ है, एज अ स्टूडेंट आपको पहले तो नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, वो तो मैं बोलूँगा। अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये सब की नॉलेज की बातें हो गई। अभी मुझे ये बताइए, आप एज ए स्टूडेंट थे और स्टार्टअप स्टार्ट किए, तो मतलब एक कॉलेज लाइफ भी होती है, एक स्टार्टअप फील्ड तो एकदम अलग से होता है, इवन आई न्यू दैट। तो क्या कॉलेज लाइफ एंजॉय करना छोड़ दें? सीधी बात, आपने कितनी एंजॉय की? ओके, सो देखो, कॉलेज लाइफ जैसे मैं बिलीव करता हूँ, कॉलेज लाइफ हमारे, मतलब जब मैं पास आउट हुआ था उससे पहले कैसा था कि दोस्त बहुत सारी बातें करते थे, तो नॉलेज शेयरिंग होता था, जो भी कॉलेज लाइफ अलग से कुछ नहीं था, जस्ट एक नॉलेज शेयरिंग सेशन जैसा लगता था मुझे, तो बिकॉज आई यूज्ड टू सिट इन द R&D डिपार्टमेंट, तो मेरा कुछ और ही एनवायरनमेंट था। बट हाँ, ग्रुप्स थे, घूमने जाते थे, वो सारी चीज़ें तो हम लोग पैरेलली करते थे जब हमारे पास टाइम होता था, सैटरडे संडे या फिर वो सारी चीज़ें। फ्रेंड्स के साथ चैटिंग वगैरह वो तो चलता रहता है, वो तो आप नॉलेज के साथ भी कर सकते हो विदाउट, मतलब कुछ काम का होगा तो, या फिर विदाउट रीज़न भी आप बात कर सकते हो, राइट। तो सोशल मीडिया यूज़ करने से बेटर है आप कुछ नॉलेजेबल चीज़ों ही शेयर करते रहो, फ्रेंड्स का भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, तो वो चीज़ें हो जाती है। एंड लाइफ एन्जॉय तो देखो, पैसा होगा तो लाइफ एन्जॉय होगी। अगर आप कॉलेज में ही एन्जॉयमेंट सोचोगे तो आई डोंट थिंक कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें फिर आपको कॉलेज में एंजॉय कर पाएंगे, बट लाइफ टाइम में
नहीं, सबका नहीं होता वैसे। कुछ लोग कैसे फैमिली का उनका खुद का सेटल रहता है तो चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है। बट हाँ, अगर उनको खुद से कुछ करना है देन यस। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, तो दे बिलीव लाइक उनको खुद का कुछ चाहिए है। तो वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बट मिल जाएंगे ना तो उनको छोड़ना नहीं ज़िंदगी में, बस इतना ही है। आपने एक रीज़न बताइए बस कि आपने स्टार्टअप ये कॉलेज लाइफ को छोड़ के कॉलेज लाइफ में मतलब इन्जॉय कर सकते थे, बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट अगर आप उसे एक फैक्टर भी स्टार्टअप से अगर खुद का स्टार्टअप लॉन्च करते हो समथिंग, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ता है। आपने क्यों स्टार्टअप स्टार्ट किया कॉलेज लाइफ में? आपको क्या है मोटिवेशन था? सिर्फ एक चीज़, एक रीज़न बताइए उसका। जब मैं डिप्लोमा में मतलब 10th में तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था, 74% आए थे मेरे। बट जब मैं डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में था ना, तो हमारे यहाँ पे गेस्ट लेक्चर करके एक लेक्चर था, मतलब ऐसे। तो दैट टाइम विकीपीडिया वाज इन बूम। विकीपीडिया में वर्ल्ड वाइड सिर्फ 80 लोग काम करते हैं एक्चुअल में। उनकी जो विकीपीडिया की एक्चुअल टीम है ना, वो सिर्फ 80 लोगों की है। तो उसमें से एक बंदा हमारे कॉलेज में आया था एज अ गेस्ट। तो ही इज फ्रॉम इंडियन? हाँ, इंडियन, हाँ, ही वॉज इंडियन। तो उसने सिर्फ एक बात बताई थी कि हम कंप्यूटर वाले हैं ना, हम लोग सिर्फ 10 साल काम करते हैं और ज़िंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। तो दैट थिंग इंस्पायर्स मी अ लॉट। मनी नहीं है, बट एक अलग चीज़ है कि अरे नहीं, बाकी टाइम हम खुद पे यूज़ कर सकते हैं, खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ और है, मुझे बाइक राइडिंग का शौक है, तो लाइक मैं पैसे अगर हो जाएंगे तो काम ही ख़त्म। हम लोगों को ये नहीं करना बाइक राइड घूमने चले जाओ, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। घूमते घूमते कुछ और भी है, जैसे कि अलग अलग एरियाज़ की इंफॉर्मेशन, लैंग्वेजेस के बारे में सीखने की थोड़ी सी आदत, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम कब मिलेगा आपको? जब आप फाइनेंशियली सेटल होंगे या फिर स्टेबल होंगे। और इतना ही नहीं है कि कुछ करना भी है। लाइक आप ऐसा सोचोगे कि मेरी मम्मी मतलब हमेशा से हम दोनों में से एक को आर्मी में भेजना चाहती थी, तो इट्स लाइक कुछ और भी फीलिंग्स है जहाँ पे हम लोग ये भी सोचते हैं कि यार हम लोग नहीं कर पाए। मतलब मेरा भी बचपन में ही ऑपरेशन हो गया था पेट का, तो मेरा तो फिज़िकली वैसे नहीं जा सकता था। एंड भाई का भी अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका होके भी नहीं हुआ ऐसे। तो वो भी है था कि कुछ यार कंट्री के लिए कुछ कर गुजरना है। तो दैट इज़ समथिंग, वो है, अभी भी है, एंड वी विल डू इट। लाइक अभी भी है वो दिमाग। इन द टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप्स एंड समथिंग यू मीन टू से, तो हम लोग करेंगे उसका भी आगे जाके। दैट्स रियली फैंटास्टिक सर। इन द कंक्लूजन, 3 बेस्ट बुक्स, 3 बेस्ट मूवीज एज फॉर योर्स। ये हम सबको पूछते हैं, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। सो सबसे मूवीज़ में अगर बात करूँगा तो मैं तो मतलब ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ हॉलीवुड की। तो प्रोबेबली मैं बोलूँगा कि दैट इंसेप्शन इज़ द मूवी विच आई थिंक बहुत सारे सोचने की चीज़ें उसमें थी। एंड सेकेंडली फिर मैं ज़्यादा मतलब कार्टून्स वगैरह या फिर हैरी पॉटर वगैरह जैसी मूवीज़ देखता हूँ। तो एडवेंचर लाइफ या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें शायद बिलीव नहीं कर सकते हैं, बट हो जाती है। तो आई बिलीव दिस। एंड सेकेंडली बुक्स के अगर बारे में बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे महाभारत जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो मतलब महाभारत में जितना कुछ है वो जो बाकी किसी में नहीं है। आपको पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा, आपको फैमिली। सो 3 in 1 महाभारत। सेकेंडली आपको चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए, आई बिलीव वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, मैं अब्दुल कलाम सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो उनकी जो बुक है अग्निपंख, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मुझे लगता है कि वो पढ़नी चाहिए फॉर पर्सनल मोटिवेशन। तो वो चीज़ें हैं। ओके, वन बेस्ट एडवाइस, लास्ट थिंग, दैट्स ऑल। तो एडवाइस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अगर है, तो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स अगर आप कॉलेज में हो, तो पहली चीज़ कि आपने फील्ड क्यों चूज़ की है उसके बारे में आप सोचो एक बार। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप अगर कंप्यूटर में हो तो आपने कंप्यूटर ही क्यों सिलेक्ट किया, ये खुद से एक बार पूछ लेना। एंड देन प्लान योर लाइफ, बस इतना ही है। ओके फाइन सर। सो एक्चुअली जो ये पूरा पॉडकास्ट देख लीजिए आप लोग, और लास्ट में आपने देख ही लिया होगा। पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद गूगल फॉर्म होगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके फिल आउट करो। एंड कुछ 10 to 20 क्वेश्चंस होंगे, उसका करेक्ट आंसर जो देगा, वी आर ऑफरिंग दिस फ्री नॉइस वॉच टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स, टू 3 of the viewers, I mean to say, sorry, 3 of the viewers जो सबसे करेक्ट आंसर देगा हम उनको गिफ्ट दे देंगे फॉर फ्री। सो जस्ट गो एंड आंसर। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज आर्यन गुप्ता signing off for today. Thank you for watching this podcast.